केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण बता देता हूं मैं इसके। सबसे पहले आ गया इसमें धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया तो बड़ी सिंपल अभिक्रिया है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ, तुरंत समझ में आ जाएगा आपकी। देखिए जब भी किसी धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। मैंने बताया है कि जब किसी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने एक धातु ली है मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु को हम वायु में जलाएंगे यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे या गर्म करेंगे हम मैग्नीशियम धातु को वायु की ज्वाला में, तो देखिए क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो मैग्नीशियम धातु का ऑक्साइड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो की मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के पूरे करने के लिए, Mg के दो की मल्टीप्लाई। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अब हम ये देखेंगे कि कैल्शियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर अभिक्रिया हम सोडियम धातु की तीसरी अभिक्रिया देखिए यहाँ पर, सोडियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। तो स्टूडेंट्स बात आ गई समझ में? तो जब किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। अब इनमें से कुछ धातु को ऑक्साइड जो होता है, चलिए आपको एक ऑक्साइड के बारे में मैं बता देता हूं कि ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो ये आसानी से अक्षार देते हैं। अब देखिए जैसे हमने मैग्नीशियम धातु का ऑक्साइड बनाया था तो MgO बना था। अगर हम इसे जल में घोलेंगे यानी जल से रिएक्शन कराएंगे इसके H2O से तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का और ट्वाइस बना देते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो इसलिए कहा जाता है कि धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन सभी धातु के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के नहीं होंगे। कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम धातु हो गई, जिंक धातु हो गई, इन धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया Al2O3, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आपको बताऊंगा उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है। इसी तरह से जिंक धातु का ऑक्साइड हो गया ZnO, ये भी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बना सकते हो वे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड और जिंक धातु का जो ऑक्साइड होता है ना वो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है और लवण बनाता है। तो इसलिए क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। अर्थात इनकी जो प्रकृति होती है वो ना तो अम्लीय होती है और ना ही अक्षारीय होती है, हम ये कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? जबकि कैल्शियम जैसे कैल्शियम धातु हो गया कैल्शियम Ca, कैल्शियम धातु का जो ऑक्साइड होगा ये भी अक्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसे जल में घोलते हैं तो जल में से घोलने पर ये भी क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी अक्षार देता है। तो इसलिए ये भी किस प्रकृति का होता है? अक्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात ये? तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु के ऑक्साइड या तो अक्षारीय प्रकृति के होंगे या क्या होंगे? उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। उभयधर्मी प्रकृति में ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम
ये किस प्रकृति के होते हैं? ये अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है? तो नीचे ऑप्शन दे देता है, जिसमें CaO भी दे सकता है, MgO भी दे सकता है, ZnO, इनमें से कोई सा भी एक दे सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुण आ गया धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। धातु जल से 3 प्रकार से अभिक्रिया करती है। नंबर 1 तो ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली धातु होती है, और जो दूसरा होगा वो गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली धातु होती है, और जो तीसरा होता है वो भाप से अभिक्रिया करने वाली धातु होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ठंडे जल से अभिक्रिया कौन सी धातु करेगी। ठंडे जल से जो धातु अभिक्रिया करने वाली है उनमें है एक पोटेशियम, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम। ये जो धातु होती है, यहाँ मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम आएगा। ये जो धातु होती है ये ठंडे जल से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसी तरह से जो गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली धातु है वो मैग्नीशियम धातु होती है, गर्म जल से अभिक्रिया करती है। जबकि एल्युमिनियम या आयरन ये जो धातु होती है ये भाप से अभिक्रिया करने वाली धातु है, ना कि गर्म जल से अभिक्रिया करती और न ही ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। देखिए बात करेंगे हम इसकी कि जल से अभिक्रिया करने पर क्या देती है। तो आपको बता दूं कि तीनों ही अभिक्रिया में भाप से अभिक्रिया हो या गर्म जल से अभिक्रिया हो या ठंडे जल से अभिक्रिया हो, धातु जो होती है जल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन H2 देती है। धातु जल से अभिक्रिया करने पर क्या देती है? हाइड्रोजन H2 देती है। हाइड्रोजन गैस यानी H2 देगी। अब देखिए ठंडे जल से जैसे पोटेशियम धातु होगी, पोटेशियम धातु की अभिक्रिया हमने किससे करा दी? जल से करा दी, जल H2O से। हम इसे क्या लिख सकते हैं? जल H2O को HOH लिख सकते हैं, क्योंकि दो आयन होते हैं ना, एक हाइड्रोजन आयन होता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है। इसमें इस तरह से लिख सकते हैं इसे एक्वा, यानी जल हो गया। और ये जो जल होता है ठंडा होता है। ठंडे जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकलती है। ये H2 गैस बाहर निकल गई, दो ले लेंगे, H2 बाहर निकल गया। OH के दो K के लेकर 2 K OH बाहर निकल जाएगा, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साफ। इसी तरह से सोडियम धातु हो गया, सोडियम धातु की अभिक्रिया जल से कराएंगे, जल हो गया HOH। जल से अभिक्रिया कराने पर जल कैसा होता है? ठंडा। तो ठंडे जल से अभिक्रिया कराने पर ठीक इसी तरह से अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन H2 बनती है और ये Na2OH के साथ संयुक्त होकर बना देगा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर होगी बात ये? अब देखिए पोटेशियम और सोडियम जो धातु होती है ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है। ये तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन H2 देती है। और साथ में एक और बात ध्यान में रखनी है, इनमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। प्लस में क्या होता है? ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अब पोटेशियम और सोडियम दोनों धातु इतनी क्रियाशील होती है कि अगर हम इन्हें वायु में भी खुला छोड़ देते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बताई थी मैंने पहले, ठीक है, तो वायु में भी अगर इन्हें खुला छोड़ देते हैं तो तुरंत ये क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इन सोडियम या पोटेशियम जैसी धातु को किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ताकि आसानी से वायु में अभिक्रिया ना कर पाए। क्लियर हुई बात ये? अब देखिए कैल्शियम धातु होगी, कैल्शियम धातु की अभिक्रिया कराएंगे जल से, जल H2O, HOH इसी तरह से लिखेंगे हम। तो ये बनेगा हाइड्रोजन H2 बाहर निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई और ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का
देखिए ये हाइड्रोजन गैस H2 भी है, इसमें भी कैल्शियम धातु का अभिक्रिया करके ये भी ठंडे जल से अभिक्रिया होती है। अब ये कैल्शियम धातु जो होती है जब इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जल से अभिक्रिया कराने पर ये जल की सतह पर तैरने लगती है। अब कारण क्या होता है इसका? कारण ये होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस देती है ना H2, उसके जो बुलबुले होते हैं वे कैल्शियम धातु की सतह पर जम जाते हैं और कैल्शियम धातु की सतह पर इसके बुलबुले जमने के कारण ही यह क्या होने लगती है? जल की सतह पर तैरने लगती है। अब दूसरा आ गया गर्म जल से अभिक्रिया। गर्म जल से अभिक्रिया जो धातु करती है वो मैग्नीशियम धातु है, अभी मैंने बताया। देखिए किस तरह से अभिक्रिया करेगी। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया जल H2O से कराएंगे, लेकिन अब की बार ये जल होगा ना तो गर्म होगा ना कि ठंडा जल। ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है। मैग्नीशियम धातु गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली है, तो गर्म जल से अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा इसमें हाइड्रोजन H2 को देगी ही देगी, H2 बाहर निकल गया और आगे निकल जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का और ट्वाइस। क्लियर हुई बात? अब देखिए जो मैग्नीशियम धातु जब गर्म जल से अभिक्रिया करती है तो यह भी जल की सतह पर तैरने लगती है। इसका भी यही कारण है, जिस तरह से कैल्शियम धातु जल की सतह पर तैरने लगती है ना, तो ठीक इसी तरह से ये तैरती है। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन H2 गैस बनती है ना वो मैग्नीशियम धातु की सतह पर जम जाती है बुलबुले के रूप में, और जब वो बुलबुले के रूप में मैग्नीशियम धातु की सतह पर जम जाती है तो आसानी से जल पर तैरने लगती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर कि जल की सतह पर तैरने लगती है, तो कारण दीजिए। तो कारण यही है इसका क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोजन गैस वो जल की मैग्नीशियम धातु की सतह पर आसानी से जम जाती है, तो इसका कारण है। इसी तरह से अब भाप से अभिक्रिया करने वाली धातु होगी। भाप से अभिक्रिया करने वाली धातु मैंने आपको बताया था एक एल्युमिनियम धातु होगी, ठीक है, आयरन धातु होगी। ये भाप से अभिक्रिया करती है ना कि गर्म जल से, क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत कम होती है। ये अधिक क्रियाशील होती है तो इसलिए ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। अब मैग्नीशियम धातु की इनसे कम क्रियाशीलता होती है तो गर्म जल से अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम आयरन जैसी जो धातु होती है इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है तो इसलिए क्या करती है? भाप के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे मान लो एल्युमिनियम धातु होगी, एल्युमिनियम धातु की अभिक्रिया भाप यानी स्टीम, जल की भाप होती है तो इसलिए जल का ही अणु लेंगे यहां पर जल H2। यहां भाप लिख सकते हैं हम इसके नीचे, इससे अभिक्रिया कराएंगे, देगा ये भी हाइड्रोजन H2 ही, हाइड्रोजन H2 बाहर निकल जाएगा और यहां पर बनेगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तीन आयन हो गए तो तीन की मल्टीप्लाई करके 3H2 बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई और ये Al2O3 अलग निकल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से आयरन की अभिक्रिया हो सकती है, आयरन Fe हो गया, आयरन Fe की अभिक्रिया भाप से करा देंगे H2 से, यहां नीचे भाप लेंगे तो भाप H2 से अभिक्रिया कराने पर भी हाइड्रोजन गैस H2 तो बनेगी ही बनेगी, जो मैंने अभी आपको बताया। क्यों? क्योंकि धातु जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करने पर जल में तीन तरह से अभिक्रिया करती है, ठंडा जल, गर्म जल, भाप। इन से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस H2 ही देती है। अब इससे अभिक्रिया होती है तो ये देखा है Fe2O3, 3 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स का। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है जल के साथ। अच्छा एक और अभिक्रिया होगी, ये पहले भी आपके पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मैं आपको समझा चुका है, अम्लों से अभिक्रिया। धातु की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? जब धातु की अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन H2 बनती है, अम्लों से देखिए जैसे
Na की एक तनु हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक आयन, HCl से विक्रिया करा रहे हैं तो मैंने बताया क्या बनेगी, हाइड्रोजन H2 बनेगी, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, H के 2 के 2 Cl के हैं, 2 Na के लेगा, 2 NaCl बाहर निकल जाए, हाइड्रोजन H2 बाहर निकल गई और ये लवण NaCl बन गया। इसी तरह से पोटेशियम धातु हो गया, पोटेशियम धातु के लिए क्या करा सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल NO3 से तनु होता है, तो इससे विक्रिया कराने पर भी क्या बनती है, हाइड्रोजन H2 बाहर निकलती है, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा आगे NO3 रहेगा और पोटेशियम की रहेगा, ये NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 के द्वारा 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुई बात ये, तो धातु अम्लों से विक्रिया करने पर हाइड्रोजन H2 देती है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।